श्यामलाल जी की दोनों बहुओं को घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं था। दोनों अपने अपने पतियों के साथ शहर की चमक दमक में रमी हुई थी। इसलिए बेटों के आने का इंतजार भी साल में बस 2 बार होता था, दिवाली और होली। इन दो त्योहारों पर वे 10-15 दिन की छुट्टी लेकर आते और फिर ऑफिस का बहुत प्रेशर है ये कहकर लौट जाते। श्यामलाल जी को बहुत बुरा लगता, लेकिन सावित्री जी उन्हें समझाती, अब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, हम क्यों उन पर बोझ बने, क्यों उन पर दबाव डालें। तो श्यामलाल जी भी चुप हो जाते। लेकिन इस बार होली पर रोहित और संदीप दोनों अपने अपने परिवारों के साथ 10 दिन के लिए घर आए। तो होली के तीसरे दिन दोपहर में रोहित अपने पिता श्यामलाल जी के पास आया। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। पापा जी, एक छोटा सा काम था आपसे। कंपनी में कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, जाति प्रमाण पत्र की कॉपी, और उस पर आपके सिग्नेचर चाहिए। बस 2 मिनट लगेंगे। उस समय श्यामलाल जी लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। वे खबरों में इतने डूबे हुए थे कि बेटे की बात पर बस हाँ हाँ कहते रहे। रोहित ने फाइल खोली और एक सफ़ेद कागज़ निकालकर उनके सामने रख दिया। नीचे 2 जगह साइन करने की लाइन बनी हुई थी। ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। वो चाहता था कि पिताजी बिना पढ़े ही साइन कर दें। बातों बातों में श्यामलाल जी ने चश्मा उतार दिया और बिना पढ़े ही पेन उठाकर दोनों जगह साइन कर दिए और फिर दोबारा अखबार पढ़ने लगे। रोहित ने तुरंत वो कागज़ फाइल में रखा, हल्की मुस्कान दी और वहाँ से चला गया। लेकिन वो कागज़ जाति प्रमाण पत्र का नहीं था, वो घर के कागजात थे। दोनों भाइयों ने मिलकर मकान गिरवी रखकर 30 लाख रुपए का लोन लेने की योजना बनाई थी। रोहित को नया फ्लैट खरीदना था और संदीप को बिजनेस शुरू करना था। उन्हें पता था कि पापा सीधे पैसे नहीं देंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के पैसों में से श्यामलाल जी अपने पास सिर्फ 5 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए रख पाए थे। बाकी रकम दोनों बेटों में बराबर बांट चुके थे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को समझाया कि कुछ महीनों में हम लोन चुका देंगे, पापा को पता भी नहीं चलेगा। होली खत्म हुई, बेटे वापस चले गए। शुरू की कुछ किस्तें दोनों ने समय पर भरी ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने किस्त भरना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद बैंक के नोटिस आने शुरू हो गए, पहले साधारण डाक से, फिर स्पीड पोस्ट से। जब श्यामलाल जी ने पहला नोटिस खोला तो वे समझ ही नहीं पाए। बैंक का नाम सही था, लेकिन उसमें लोन की बकाया किस्तों का जिक्र था। वे घबराकर बैंक पहुंचे। मैनेजर ने पूरी फाइल उनके सामने रख दी। कागजों पर अपने ही सिग्नेचर देखकर श्यामलाल जी के हाथ कांपने लगे। मैंने कब सिग्नेचर किया, वो दिमाग पर जोर डालने लगे। तो अचानक उन्हें होली का वो दिन याद आया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे किसी तरह घर लौटे। सावित्री जी पूजा कर रही थी। श्यामलाल जी चुपचाप सोफे पर बैठ गए। सावित्री जी ने उनका उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो भी घबरा गई। क्या हुआ जी, तबीयत तो ठीक है ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? श्यामलाल जी ने कांपते हाथों से बैंक के कागज मेज पर रख दिए। सावित्री जी ने चश्मा लगाकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पन्ने पलटते गई, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। आखिरी पन्ने पर श्यामलाल जी के सिग्नेचर थे। कागज उनके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़े। ये कब हुआ जी? तो श्यामलाल जी की आवाज़ भर्रा गई। होली पर रोहित ने साइन करवाए थे, जाति प्रमाण पत्र के नाम पर। सावित्री जी कुछ पल तक बिल्कुल चुप रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बच्चों को फ़ोन करो। उन्होंने जल्दी से मोबाइल उठाया और सबसे पहले रोहित का नंबर मिलाया। कई घंटियों के बाद फ़ोन उठा।
हेलो माँ, बोलिए ना। तो सावित्री जी खुद को रोक नहीं पाई। ये क्या किया तुमने रोहित? अपने ही माँ बाप के साथ धोखा, घर गिरवी रख दिया और हमें बताया तक नहीं। रोहित पहले तो बात टालने लगा। अरे माँ, आप बेवजह घबरा रही हो। थोड़ी इमरजेंसी थी, लोन लिया है, चुका देंगे। आप लोग टेंशन मत लो। इमरजेंसी में झूठ बोलते हैं क्या? जाति प्रमाण पत्र के नाम पर साइन करवाए थे तुमने। उधर कुछ पल चुपी रही, फिर रोहित बोला, माँ अभी मैं मीटिंग में हूँ, रात को आराम से बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। सावित्री जी ने कांपते हाथों से संदीप का नंबर मिलाया। 4-5 मिस्ड कॉल के बाद उसका मैसेज आया, माँ नेहा को डॉक्टर के पास लाया हूँ, बाद में बात करता हूँ। उस रात कोई फ़ोन नहीं आया, अगले दिन भी नहीं, लेकिन बैंक का दूसरा नोटिस ज़रूर आ गया। उसमें साफ लिखा था 30 दिन के भीतर पूरा बकाया जमा नहीं किया गया तो मकान नीलाम कर दिया जाएगा। अब श्यामलाल जी और सावित्री जी की चिंता डर में बदल गई। सावित्री जी कुर्सी पर बैठ गई। उनका रोना रुक ही नहीं रहा था। वो उठी और रसोई में चाय बनाने चली गई, लेकिन हाथ इतने काँप रहे थे कि कप की तस्तरी तक खनखनाने लगी। उधर श्यामलाल जी लॉन में अकेले बैठे थे। पास खड़ा पपीते का पेड़ हवा में हिल रहा था, लेकिन आज सब कुछ सोना लग रहा था। रात को दोनों ने खाना नहीं खाया। दीवार घड़ी की टिक टिक पूरे घर में गूंज रही थी। बहुत देर बाद श्यामलाल जी ने धीमी आवाज में कहा, सावित्री, हमने बच्चों को बहुत प्यार दिया, आंख बंद करके भरोसा किया, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी का मतलब ही नहीं सिखा पाए। सावित्री जी तकिए में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन सुबह मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उनकी बेटी रश्मि का फ़ोन था। माँ, आप लोग ठीक है ना? आज रात भर मुझे नींद नहीं आई। सावित्री जी खुद को संभाल नहीं पाई। उन्होंने रोते रोते सारी बात बता दी। फिर रश्मि की मजबूत आवाज़ आई, माँ आप रोइए मत, मैं आज ही आ रही हूँ। उसने तुरंत अपने पति अभिषेक को फ़ोन किया और उसे बताकर तुरंत मायके के लिए निकल गई। प्लेटफॉर्म पर सावित्री जी अकेली खड़ी थी। रश्मि उन्हें देखते ही दौड़ी और बिना कुछ बोले गले से लग गई। घर पहुंचने पर रश्मि ने देखा कि श्यामलाल जी चेयर पर लॉन में बैठे थे। उसे देखते ही उनकी आंखें भर आईं। रश्मि उनके पैरों के पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर बोली, पापा अब मैं आ गई हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। श्यामलाल जी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। उस रात रश्मि ने खुद खाना बनाया। रात को 10 बजे तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। बैंक के नोटिस सामने रखे थे। श्यामलाल जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटी अगर घर चला गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। रश्मि देर रात तक बैठकर बैंक के कागज पढ़ती रही। उसने हर तारीख, हर दस्तावेज और हर साइन को ध्यान से देखा। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, पापा आज हम सीधे बैंक चलेंगे, पूरी डिटेल लेकर आएंगे। अब एक भी बात अंदाजे में नहीं चलेगी। श्यामलाल जी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, अब क्या होगा बेटी वहाँ जाकर? सब खत्म हो चुका है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है पिताजी, रश्मि ने दृढ़ स्वर में कहा। धोखे से साइन करवाए गए हैं। पहले सच जानेंगे, फिर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। बैंक पहुंचने पर मैनेजर ने पूरी फाइल उनके सामने रख दी। रश्मि ने एक एक पन्ना ध्यान से पढ़ा। उसमें साफ लिखा था कि मकान गिरवी रखकर 30 लाख रुपए का लोन लिया गया था। कई महीनों से किस्त जमा नहीं हुई थी। रश्मि ने शांत स्वर में पूछा, क्या इन दस्तावेजों के समय पापा बैंक आए थे? मैनेजर ने कहा, नहीं मैडम, दस्तावेज एजेंट के माध्यम से जमा हुए थे। हमारे पास साइन मौजूद हैं, इसलिए लोन पास हो गया। श्यामलाल जी की आंखें झुक गईं।
उन्हें अपनी ही गलती चुभ रही थी। घर लौटते समय कार में फिर सन्नाटा था। तभी रश्मि ने धीरे से कहा, माँ, आपके पास जो गहने हैं उनकी क्या स्थिति है? सावित्री जी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरे पास जो सबसे अच्छा सेट था वो मैंने पिछले साल प्रिया को दे दिया था। उसकी छोटी बहन की शादी थी। उसने कहा था शादी के बाद लौटा देगी, लेकिन आज तक नहीं लौटाया। रश्मि का माथा ठनक गया। घर पहुंचते ही उसने प्रिया को फ़ोन लगाया। कई बार घंटे जाने के बाद फ़ोन उठा। हेलो दीदी, भाभी, मम्मी का गहनों वाला सेट कब वापस कर रही हो? दीदी, वो सेट तो रोहित ने बेच दिया। नया फ्लैट लेना था, पैसे कम पड़ रहे थे। आखिर मम्मी पापा की चीज़ों पर हमारा ही तो हक है। रश्मि की आंखों में गुस्सा भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। भाभी, ये घर मेरा भी है और वे मेरे भी माँ बाप हैं। अब मैं सब देख लूँगी। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन रश्मि यही नहीं रुकी। उसने साफ कहा, पिताजी, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये एक धोखा है। अगर आज इन्हें रोका नहीं गया तो ये फिर किसी दिन कुछ और करेंगे। सावित्री जी घबरा गई। बेटी, पुलिस में गए तो अपने ही बच्चे बदनाम हो जाएंगे। माँ, रश्मि ने उनका हाथ पकड़कर कहा, जब उन्होंने आपको सड़क पर छोड़ने की बात की थी तब क्या उन्होंने बदनामी के बारे में सोचा था? अगले दिन वे पुलिस स्टेशन पहुंचे। रश्मि ने पूरी शिकायत लिखवाई। धोखे से साइन करवाना, मकान गिरवी रखना, गहने बेचना और बुजुर्ग माता पिता को आर्थिक संकट में डालना। इंस्पेक्टर ने कागज़ ध्यान से पढ़े और गंभीर स्वर में कहा, ये मामला बहुत गंभीर है। हम दोनों बेटों और बहुओं को नोटिस भेजेंगे। शाम तक रोहित और संदीप के फ़ोन आने शुरू हो गए। पिताजी, गलती हो गई, केस वापस ले लूं। लेकिन इस बार श्यामलाल जी का स्वर बिल्कुल शांत था। अब बात कानून करेगा बेटा, मैं नहीं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। आज उन्हें पहली बार अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था कि जिस बेटी को समाज हमेशा पराया धन कहता रहा, वही आज उनके घर, उनकी इज्जत और उनकी ज़िंदगी की सबसे मजबूत दीवार बनकर खड़ी थी। उधर पुलिस का नोटिस मिलने के बाद रोहित और संदीप के बेचैनी बढ़ गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि हमेशा की तरह इस बार भी माँ बाप भावुक हो जाएंगे और मामला शांत हो जाएगा। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि धोखाधड़ी और बुजुर्गों के साथ आर्थिक शोषण का मामला दर्ज हो सकता है, तो दोनों के होश उड़ गए। तीसरे दिन दोपहर में अचानक घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। रश्मि उस समय बरामदे में बैठकर बैंक की फाइलें देख रही थी। सावित्री जी रसोई में थी और श्यामलाल जी लोन में अखबार पढ़ रहे थे। दरवाज़ा खुला। सामने दोनों बेटे बहू खड़े थे। उनके हाथों में बैग और एक छोटी तिजोरी थी। चारों के चेहरे उतरे हुए थे। रोहित ने अंदर आते ही धीमी आवाज़ में कहा, पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्यामलाल जी ने अखबार मोड़कर एक तरफ रख दिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। संदीप आगे बढ़ा और तिजोरी मेज पर रख दी। इसमें मम्मी के सारे गहने हैं। जो सेट बेच दिया था उसका भी पैसा जोड़कर नया बनवाया है। और ये लो। उसने बैग आगे बढ़ाया। पूरे 30 लाख रुपए हैं, लोन और ब्याज की पूरी रकम। रश्मि चुपचाप खड़ी रही। वो उनके चेहरे पढ़ रही थी। तभी श्यामलाल जी धीरे धीरे उठे, मेज के पास आए, तिजोरी खोली, गहनों पर एक नज़र डाली, फिर पैसों वाले बैग की तरफ देखा। उन्होंने बैग बंद किया और शांत लेकिन कठोर आवाज़ में कहा, ये सब वापस करके तुमने कोई एहसान नहीं किया। जो लिया था वही लौटाया है। रोहित फूट पड़ा, पिताजी, एक मौका तो दे दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। श्यामलाल जी की आंखों में
वर्षों का टूटा भरोसा दिखाई दे रहा था। मौका, एक तो तुमने मेरा विश्वास तोड़ा और अब तुम्हें मौका चाहिए। कुछ पल बाद उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया। अब तुम लोग जा सकते हो और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरे लिए मेरे बेटे उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने अपने पिता से झूठ बोलकर घर गिरवी रख दिया था। सावित्री जी रो पड़ी, लेकिन उन्होंने भी इस बार पति का विरोध नहीं किया। रोहित और संदीप ने उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन श्यामलाल जी पीछे हट गए। वो चारों धीरे धीरे बाहर निकल गए। गाड़ी स्टार्ट हुई और गली से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही घर में फिर वही खामोशी उतर आई, लेकिन इस बार वो डर की नहीं, एक कठिन फैसले के बाद की खामोशी थी। श्यामलाल जी कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आज उन्हें एहसास हो गया था कि बेटियां पराया धन नहीं होती। अगर संस्कार अच्छे हों तो वही बुजुर्ग माँ बाप की सबसे बड़ी ताकत बनती हैं। दोस्तों, माता पिता का भरोसा उनकी सबसे बड़ी पूंजी होता है, और जो संतान उस भरोसे को तोड़ देती है वो रिश्तों की नींव ही खो देती है। बेटा हो या बेटी, सच्ची संतान वही है जो संकट की घड़ी में माता पिता का सहारा बनकर खड़ी रहे। बुजुर्गों को भी किसी भी कागज़ पर बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पूरी जिंदगी की कमाई को खतरे में डाल सकती है। रिश्ते अधिकार से नहीं, विश्वास और जिम्मेदारी से निभाए जाते हैं। तो दोस्तों, क्या श्यामलाल जी ने अपने बेटे बहू को माफ़ ना करके सही किया या गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।